शिल्पी मासिक पत्रिका अंक 3 गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, प्राय मैंने उन गहरे खजानों में गोते लगाए हैं जिनमें बीते जमानों के विचार, सपने और अनुभव दबे पड़े थे, लेकिन भाग्य और स्थिति ने मिलकर षड्यंत्र किया और मुझे उस सुंदर और सुनियमित जिंदगी से खींचकर देश के इतने अपढ़ लोगों के बीच ला पटका। मैं बहुत से पुरुषों और स्त्रियों से मिला, उसमें से अधिकांश ने स्कूल और कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी और राज्य की तरफ से या निजी तौर पर की गई शिक्षा की व्यवस्था ने ही उन पर कोई प्रभाव डाला। आखिर शिक्षा से बढ़कर आकर्षक और महत्व रखने वाली चीज़ आज और क्या है? लड़ाइयों में जूझती इस दुनिया में दुख भरे हैं, झगड़े हैं और हजारों समस्याएं हैं जो हमें सता रही हैं। ऐसे समय में उचित शिक्षा के अलावा और किससे हम शांति पा सकते हैं और कैसे इन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं? मुझ जैसे अनाड़ी आदमी के लिए जटिल प्रश्नों पर यहाँ चर्चा करना कहाँ संभव होगा। ये जटिल प्रश्न तो विशेषज्ञों के लिए है, लेकिन विशेषज्ञ के विशेष रूप से चीज़ों को देखने के तरीके में एक खतरा है। हो सकता है कि चीज़ों को देखने में उचित दृष्टिकोण उसका न रहे और सामूहिक रूप से वह जिंदगी को देखना भूल जाए। पैरा इस खतरे के खिलाफ इंतजाम करना होगा, खास तौर से इस समय में जबकि जिंदगी की नींव को ही चुनौती दी जा रही है और वह झगड़े में पड़ी है। शिक्षा के पीछे आपका ध्येय और उद्देश्य क्या है? जरूर ही आप बढ़ती पीढ़ी को जिंदगी के लिए तैयार करते हैं, पर आप जिंदगी को किस सांचे में ढालना चाहते हैं? क्योंकि अगर उस सांचे की साफ तस्वीर आपके दिमाग में नहीं होगी तो जो शिक्षा आप देंगे वह दिखावटी और दोषपूर्ण होगी। उद्देश्य भी उसमें कुछ न होगा और आपकी समस्याएं और कठिनाइयाँ बढ़ती ही जाएंगी। यह बात संसार में स्पष्ट है कि यही वायुमंडल हमारी बहुत सी मुसीबतों का कारण है। बहुत समय से शिक्षा का आदर्श आदमी की प्रगति करना रहा है। जरूरी तौर पर यही आदर्श रहना चाहिए, क्योंकि बिना आदमी की प्रगति के सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती। लेकिन आज आदमी की वह चिंता भी जनसाधारण को सामने रखकर करनी चाहिए, नहीं तो शिक्षित आदमी अशिक्षित जन समूह में खो जाएंगे और किसी भी हालात में क्या यह मुनासिब है? पैरा महोदय, इंसान के दृष्टिकोण में भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न का हमें मुकाबला करना है। क्या एक अकेला इंसान दुर्लभ मौक़ों को छोड़कर वास्तव में आगे बढ़ सकता है अगर उसके चारों तरफ का वायुमंडल हर समय उसे नीचे खींचता हो? अगर यह वायुमंडल उसके लिए दूषित और हानिकारक है तो इंसान का उससे लड़ना व्यर्थ होगा और अवश्य ही वह उससे कुचला जाएगा। यह वायुमंडल क्या है? उसमें वे पैतृक विचार, दुराग्रह और संदेह शामिल है जो दिमाग पर बांध
लगा देते हैं और इस बदलती दुनिया में प्रगति और परिवर्तन को रोकते हैं। ये राजनीतिक स्थितियां हैं जो अकेले इंसान और इंसानों के समूह को ऊपर से लादी गई गुलामी में रखती हैं और इस तरह उनकी आत्मा को भूखा मार डालती है और उनकी भावना को कुचल देती है। सबसे अधिक आर्थिक स्थितियों का दबाव है, वे जनता को मौका देने से इनकार करती है। हमारे चारों तरफ दुराग्रह और संदेह की जटिलता और राजनीतिक तथा आर्थिक स्थितियों का वायुमंडल फैला है जिसके पंजे में हम फंसे हैं। पैरा, आज की शिक्षा प्रणाली सारे नामवर गुण सिखा सकती है, लेकिन जिंदगी और ही कुछ लिखती है और जिंदगी की आवाज़ कहीं ऊंची और तेज है। सहकारी प्रयत्न के लाभ आप बता सकते हैं, लेकिन हमारे आर्थिक ढांचे का आधार गला काटने वाली प्रतिस्पर्धा पर है और एक आदमी दूसरे को मारकर ऊपर उठना चाहता है जो अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ने में और कुचल डालने में सफल होता है। उसी को चमकदार इनाम मिलता है। क्या इसमें कोई अचरज है कि हमारे युवक उस चमकीले इनाम की ओर खिंचे और दावा करें कि लाभ के इच्छुक इस समाज में उस इनाम का पाना सबसे अधिक वांछनीय गुण है। इस देश में हम तो अहिंसा की प्रतिज्ञा से बंधे हैं, फिर भी हिंसा न सिर्फ लड़ते झगड़ते राष्ट्रों के प्रत्यक्ष रूप में ही हमें घेरे हुए है, बल्कि उस सामाजिक ढांचे के रूप में भी वह हमें घेरे हुए है जिसमें कि हम रहते हैं। इस हिंसा भरे वातावरण से सच्ची शांति या अहिंसा उस समय तक कभी भी हासिल नहीं हो सकती जब तक कि हम उस वायुमंडल को ही न बदल दें। उन आदर्शों के बावजूद जिन्हें हम स्वीकार कर सकते हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली इसी वायुमंडल की उपज है। पैरा, सभापति महोदय, हमें अपनी सहिष्णुता की, अपनी परंपरा पर गर्व है। अपने असहिष्णुता के त्रासों पर हमें हमेशा लज्जा और पश्चाताप हुआ है। हमारा राष्ट्र, हमारी जनता शांति के प्रति समर्पित है और युद्ध या युद्ध की धमकी की भाषा बोलना उनकी आदत नहीं। लेकिन मैं अपने देशवासियों को चेतावनी देना चाहूँगी कि हमें और भी भारी बोझ उठाना पड़ सकता है। जो समस्याएं हमारे सामने मुँह बाए खड़ी है, वे केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल तक ही सीमित नहीं हैं, वे राष्ट्रीय समस्याएं हैं। वास्तव में बुनियादी समस्या तो अंतर्राष्ट्रीय है। पैरा, हमने विदेशों में स्थित अपने प्रतिनिधियों और भारत में नियुक्त विदेशी सरकारों के प्रतिनिधियों के जरिए विश्व के अंतःकरण को जागृत करने की कोशिश की है। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अपील की है और आखिरी बार ऐसा प्रतीत होता है कि समस्या की व्यापकता और गंभीरता को विश्व के कुछ संवेदनशील देश समझने लगे हैं। फिर भी सदन को सामने मुझे स्वीकार करना पड़ रहा है कि विश्व इस कठोर दुखद घटना को समझने में
अंतःकरण के विपरीत बहुत लंबा समय ले रहा है, जिससे हमें निराशा हो रही है। पैरा भारत ही नहीं, हर देश को अपना हित देखना होता है। पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने अपनी अविचारी कार्रवाई से शांति, अच्छे पड़ोसीपन और मनुष्यता के सिद्धांतों को जिस क्रूरता से रौंदा है, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हुए मैं सोचती हूँ कि मैं इस मान्य सदन और अपने देशवासियों की भावनाओं को ही व्यक्त कर रही हूँ। भारत में मनुष्य जाति का बहुत बड़ा भाग बसता है और वे इसी की शांति और स्थायित्व को खतरा पैदा कर रहे हैं। हमें खुशी है कि बहुत से देशों ने या तो अपनी प्रतिक्रिया प्रकट कर दी है या वे करने जा रहे हैं, किंतु मुख्य बात समय की है। इन लाखों लोगों को राहत देने का प्रश्न भी समस्या का केवल एक हिस्सा है। राहत या सहायता स्थायी या हमेशा के लिए नहीं हो सकती और हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। ऐसे परिस्थितियां पैदा की जानी चाहिए कि और अधिक शरणार्थियों का आना बंद हो, वे जल्दी ही लौट जाएं और उन्हें भविष्य में सुख और सुरक्षा की विश्वसनीय गारंटी मिले। मैं पूरी जिम्मेवारी की भावना के साथ कहना चाहूँगी कि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इस उपमहाद्वीप में टिकाऊ शांति और स्थिरता नहीं हो सकती। पूर्ण विराम।